देश प्रदेश की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत की खबर जब एनडीटीवी ने दिखाई तो खूब हंगामा मचा। अगले दिन सरकार ने एक कमेटी भी बनाई जिसने क्लिनिकल ट्रायल दफ्तर में दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ट्रायल प्रोटोकॉल से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। परिजनों से बात किए बगैर शाम तक रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन मौत के 2 महीने बाद भी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। परिजनों का यह तक आरोप है कि जो सहमति पत्र में हस्ताक्षर उन्हें दिखाए गए हैं वो दीपक मरावी के नहीं है। एक रिपोर्ट। भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत के 2 महीने बीतने के बाद भी कई सवाल बरकरार हैं। एनडीटीवी ने इस मामले में 2 जनवरी को ही भेजी गई अंतिम गंभीर प्रतिकूल घटना रिपोर्ट यानी SAE की एक्सक्लूसिव कॉपी हासिल की है, जिससे साफ होता है कि तब तक दीपक के मामले में अनब्लाइंडिंग नहीं की गई। दस्तावेजों में DSMB के साथ कंपनी का पत्राचार भी शामिल है, जिसके मुताबिक दीपक की मौत की प्रारंभिक रिपोर्ट 22 दिसंबर को दी गई। उसी दिन एक बैठक भी हुई। फिर 1 जनवरी को DSMB सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें एक सदस्य ने इसे संभवतः आत्महत्या बताया था। हमें नहीं पता कि मृत्यु के कारण के बारे में अंतिम निर्धारण DSMB या DCGI ने किया था, नहीं तो इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। हमने भारत बायोटेक वालों से बात करी है। उनका कहना यह है कि ये डिकोड नहीं करेंगे अभी, ये पूरा ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। मामला सामने आने के बाद वैक्सीन निर्माता ने भी अपने बयान में कहा था, कंपनी के मुताबिक प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मौत का ट्रायल में दी गई वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है। वैक्सीन का ट्रायल गुप्त तरीके से किया जाता है, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि वॉलंटियर को असली वैक्सीन दी गई थी या प्लेसिबो। प्लेसिबो कोई दवा नहीं होती और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब अनब्लाइंडिंग नहीं हुई, विसरा रिपोर्ट नहीं आई, फिर यह भी पुख्ता तौर पर कैसे कहा जा सकता है कि वैक्सीन का मौत से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे परिवार का आरोप यह भी है कि सहमति पत्र पर दीपक के हस्ताक्षर नहीं है, न ही सहमति की कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थी। जो कागज मिला है हमें उसमें इंग्लिश में साइन है और मेरे पति हिंदी में साइन करते थे। सर मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, अभी आई नहीं है। जो दूसरी रिपोर्ट आने वाली थी वो हमीदिया से तो गलत कर ही दिए हैं। उसमें तो पॉइजन बताए, पर आप पॉइजन बना कैसे है, कहाँ से बना ये पॉइजन, हम मुझे साफ बताएंगे। रिपोर्ट में हर जगह ये कहा गया है कि बेटे ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अस्पताल को खुद फोन करके जानकारी दी, लेकिन बेटा भी इसे गलत बता रहा है। जब हमें पता चला कि शांत हो गए, उसी टाइम हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे पापा श्री दीपक मरावी से बात करा दी जाए। तो मैंने बताया कि वो शांत हो गए। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि वो कहाँ पे शांत हुए हैं, तो मैंने बताया कि वो हमीदिया में हैं अभी। तो फिर सर इतनी बात हुई। उसके बाद फिर है ना अगला कॉल हमारे पास फिर 8 तारीख को आया। वो मेरे छोटे वाले भाई के पास आया था, उसका आकाश मरावी नाम है। उससे उनकी बात हुई थी, दूसरी बार वैक्सीन लगाने के लिए फ़ोन आया था कि आप आ जाइए, वैक्सीन लगा लीजिए और जो आपके बच्चों के पैसे हैं वो ले जाइए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे अहम विसरा रिपोर्ट कब आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, फिर वो विसरा की रिपोर्ट आनी थी, वो तो आई नहीं सर अभी तक। बहुत काफ़ी टाइम हो गया है कि कोई बोलते हैं कि 1 हफ्ते में जाएगी, कोई तो बोल देते हैं सीधे 8-9 महीने बाद आएगी। कोई मतलब क्लियर बता ही नहीं रहे। थाने में भी जाते हो, कोई बोलता है 8 महीने बाद आएगी। कांग्रेस मामले में जांच की मांग कह रही है। सरकार का कहना है कि सब तय समय सीमा में होगा। सभी वैज्ञानिकों का मत भी यह है, सभी रिसर्च ये कहती है कि वैक्सीनेशन की मृत्यु के जो प्रमाण हैं वो इस मृत्यु में कहीं भी देखने को नहीं मिला। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि विसरा रिपोर्ट से एस्टैब्लिश हो पाएगा और विसरा रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। सर ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी आ जाए, ताकि क्योंकि पब्लिक हेल्थ का बड़ा मामला है। उसका एक समय सीमा है, उस समय सीमा में वो जरूर आएगी। और ये सुनिश्चित है कि किसी भी मृत्यु को लेकर जो यथार्थ है वही सामने आएगा। कहीं पर्दा डालने की किसी का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इससे किसी को फायदा नहीं है। सरकार उस मामले को दबा रही है, क्योंकि जिस तरह से उसकी जान गई है और उसकी कोई देखरेख नहीं की गई, उसकी तबीयत खराब हुई तब भी देखरेख नहीं की गई, तो कुल मिला के उसको दबाया जा रहा है। उस पूरे कांड को उसकी जांच होना चाहिए। वैसे परिवार बार बार दोहरा रहा है कि दीपक जहर नहीं ले सकते थे। डोज लेने के दूसरे दिन से ही वो बीमार हो गए। हमने भी बार बार यही कहा कि हमें नहीं पता कि मौत वैक्सीन की वजह से हुई या किसी और वजह से।
लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि विसरा और दूसरी जांच के जरिए सच्चाई सामने आए। किसी वैक्सीन या ड्रग ट्रायल में प्रतिभागी की मौत पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा मामला है और वैज्ञानिक चेतना के निर्माण के लिए ज़रूरी है इस मौत के जवाब ढूंढे जाएं, ये नहीं कि इस मौत पर और सवाल खड़े किए जाएं उन लोगों पर जो इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया। पीड़ित मासूम अस्पताल में भर्ती हैं, दोषियों को सस्पेंड किया गया है। एक विस्तृत रिपोर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में रविवार को पोलियो का टीका लगाने पहुंचे कुछ बच्चों को प्रशासन के अधिकारियों ने लापरवाही के चलते पोलियो की जगह सैनिटाइजर पिला दिया। कुछ घंटों के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। परिवार वालों ने बताया कि बच्चों को उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद बच्चों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लस देण्याऐवजी सॅनिटायझर पाजलं, मुलांना तिथून उलट्या। बच्चों को पोलियो की टीके की जगह सैनिटाइजर पिला दिया, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई। मेरे दोनों बच्चे लगातार उल्टी करने लगे, जिसके बाद रात 9:30 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चों की तबीयत जहां अब बेहतर है, तो वहीं प्रशासन के इस लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने पहले ट्वीट कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों को सस्पेंड करने का ऐलान किया। जो आशा वर्कर है, वहाँ की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, उन दोनों को भी सस्पेंड इमीडिएटली किया गया है सीओ लेवल पे, लेकिन उनको टर्मिनेट करने की भी ज़रूरत है। जिन लोगों के पास परिवार वाले अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने जाते हैं, अगर उन्हें सैनिटाइजर और पोलियो के बीच में अंतर नहीं पता, तो एक सवाल उठता है कि आखिर ये लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी गई। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसे केवल लापरवाही माना जाना चाहिए। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। एक पांव से लाचार यूपी के कानपुर की एक महिला ने स्थानीय पुलिस थाने में 10 से 15 हजार रुपए दिए ताकि उनकी गाड़ियों में डीजल भराया जा सके, इसलिए कि इसके बाद पुलिस वाले उसकी नाबालिग बेटी की तलाश करते, जो बीते 1 महीने से लापता है। आरोप यह है कि महिला के एक रिश्तेदार ने ही उसे अगवा किया है। यह बात तब खुली जब वो कानपुर पुलिस प्रमुख के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। पूरी रिपोर्ट। गुड़िया एक पैर से लाचार हैं, पिछले 1 महीने से बहुत परेशान। उनकी नाबालिग बेटी लापता है, जिसकी तलाश में वो दर बदर भटक रही हैं। ऊपर से स्थानीय पुलिस ने उनका ये संघर्ष बढ़ा दिया। पिछले महीने उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर तो दायर करवा दी, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद से बेटी को ढूंढने के नाम पर स्थानीय पुलिस गाड़ी में डीजल भरने के लिए उनसे 10 से 15 हजार रुपए वसूल चुकी है। थाने में कहा क्या लेने है, क्या लेने, तुरी से भगा देती। कहीं जाते नहीं ढूंढने, कोई नहीं जाता बाबू। पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे। डीजल तेल का पैसा मांगा थे, हम 10-15 हजार हमारा खर्चा होगा ढूंढे में, अब हम कहाँ से दें। ये मामला सोमवार को सामने आया जब बैसाखी के सहारे ये महिला जैसे तैसे अपनी शिकायत लेकर कानपुर के एसएसपी दफ्तर पहुंची। स्थानीय पत्रकारों ने उनकी व्यथा सुनी तो मामला मीडिया और सोशल मीडिया में भी उछला। एसएसपी ने फौरन संबंधित पुलिस पोस्ट के इंचार्ज को हटा दिया और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी। देखिए, इस संबंध में अभी गुड़िया ने कंप्लेंट डीआईजी साहब के समक्ष किया है। इस पे डीआईजी साहब ने त्वरित एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉट की जिप्सी से थाने पर भेजा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें, और जो उसके अन्य आरोप है उसके बारे में भी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गुड़िया के पति पहले ही गुजर चुके हैं, बस थोड़ी सी जमीन है जिसके सहारे रोजी रोटी चलती है, लेकिन इन दिनों बेटी की खोज और पुलिस के बर्ताव ने उनकी जिंदगी में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अगर एक आम आदमी के साथ पुलिस थानों में ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये सोचने वाली बात है कि इंसाफ, जस्टिस, किसी भी तरह की उम्मीद करना, ये एक बहुत दुर्लभ चीज़ फिर हो जाती है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
अब बात बिहार की और नीतीश के अजीब फरमान की। बिहार सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को लेकर अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। राज्य के डीजीपी की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर आपराधिक काम करता है और मामले में चार्जशीट भी दाखिल होती है तो उसे सरकारी नौकरी या ठेके नहीं मिलेंगे। तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, ठेके भी नहीं मिलेंगे। अब प्रदर्शनकारियों की ये पहचान कैसे होगी ये डीजीपी और पुलिस तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात कही है, इस पर तेजस्वी यादव ने तंज भी कर दिया है कि 40 सीट के मुख्यमंत्री बेहद डरे हुए हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सामूहिक विवाह समारोह में अलीपुरद्वार जिले में पहुंची। यहां फलकटा में ये सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में परंपरागत नृत्य का भी आयोजन किया गया। ममता सफेद साड़ी और हरे रंग की शॉल डालकर यहां पहुंची। कार्यक्रम में डांस कर रहे कलाकारों ने ममता बनर्जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और फिर अपने साथ नचाने लगे। ममता बनर्जी भी उनके साथ नाची। एरो शो की बात करते हैं। एरो शो से ठीक पहले मंगलवार को एलहका एयर बेस बेंगलुरु में फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ, जिसमें पहली बार आत्मनिर्भर फॉर्मेशन दिखा, यानी देश में बने जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा। इस बार एरो शो में 5 की जगह 3 दिनों का ही ये पूरा शो होगा। इसमें 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। देश में बने लड़ाकू जहाजों और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा। ये सभी HAL में बनाए गए हैं। 2 सूर्यकिरण जहाजों ने सबों का दिल जीत लिया। वो जो प्लेन में हार्ट बनाया था उन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। रफाल का उड़ान भरने का तरीका और रफ्तार सबों को भा गया। हालांकि विदेशी विमानों की कमी दर्शकों को खली। कोरोना के टाइम में हो रहे हैं, हम लोग बाहर के एयरक्राफ्ट नहीं देख पा रहे हैं। इस बार एरो इंडिया में 601 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें से 523 देसी और 78 विदेशी हैं। रक्षा उत्पादों की 248 कंपनियां वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होंगी। आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर। कोरोना संक्रमण काल में होने वाला ये पहला एरो शो है। दुनिया के कई देशों ने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए कोरोना की वजह से, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने ठाना और इसे कर दिखाया। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।